रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस राइटर एपिसोड 3। कुछ घंटों बाद जब दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचता है, ऋतिक अनोखी को फिर एक बार अपने गोद में उठाकर जट से बाहर आ जाता है। सभी लोग एयरपोर्ट के बाहर आकर कार में बैठकर सनशाइन पैलेस के लिए निकल गए थे। कुछ देर बाद सभी सनशाइन पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं। पैलेस को देखकर माधव, नंदिनी, श्लोक और सांझ की आंखें फटी के फटी रह जाती है। माधव अपना सलाइवा गटकते हुए श्लोक से कहता है, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी महाराजा के राजा महल में आ गया हूं। श्लोक माधव के कंधे पर सर रखकर कहता है, भाई मुझे लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। माधव अजीब नजरों से श्लोक को घूरते हुए कहता है, साले तू मरा कब जो स्वर्ग पहुंच गया? अगर मरा भी तो मुझे क्यों नहीं बताया? श्लोक माधव के कंधे पर मारते हुए गुस्से में कहता है, साले पहली बात तो ये कि मैं धरती पे स्वर्ग की बात कर रहा था, और दूसरी बात अगर कोई मर रहा हो तो पहले तुझ जैसे निकम्मे दोस्त को फोन करके बताए कि मर रहा हूं, जैसे वो आके मरने वाले को बचा लेगा, वैसे ही जैसे सलमान खान फिल्मों में अपनी हीरोइन को बचाता है। वाह रे, मेरे दोस्त खुद को सलमान खान समझता है। दोनों की बहस देखकर नंदिनी और सांझ लगभग चिल्लाते हुए कहती है, बस करो, हमेशा मजाक करते रहते हो, ना जाने ये दोनों बेवकूफ कब मैच्योर होंगे। इधर ऋतिक के काम में अनोखी चुपचाप बैठी हुई थी। रो रोकर वो थक चुकी थी, आखिर रोने की भी कोई हद होती है। ऋतिक अनोखी के उदास चेहरे को देखकर कहता है, बटरफ्लाई ऐसे उदास क्यों हो? वैसे भी तुम उस नितिन से प्यार थोड़ी करती थी, तुम ये शादी तो बस अपने भाई और दोस्तों के साथ रहने के लिए कर रही थी क्यों? ऋतिक की बात सुनकर अनोखी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं और वो हैरान होते हुए कहती है, आपको ये सब कैसे पता? हम तो आपको जानते तक नहीं। ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुका हूं बटरफ्लाई, इसीलिए तो तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यारे भाई और दोस्तों को साथ लेकर आया हूं। अब वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी को बड़ा झटका सा लगता है। वो हकलाते हुए कहती है, पापा पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ऋतिक अनोखी के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहता है, अपने प्यार को पाने के लिए बस, कहकर ऋतिक अनोखी को देखकर मुस्कुरा देता है। कार पैलेस के बड़े से दूर के सामने रुकती है। ऋतिक अनोखी को गोद में ही उठाकर पैलेस के अंदर आकर सीधे अपने कमरे में लेकर जाता है। अनोखी को इस वक्त ऋतिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर बेचारी करती भी तो क्या, उसके हाथ पैर मारने से ऋतिक उसे थोड़ी नीचे उतारने वाला था। ऋतिक अनोखी को अपने कमरे में लाकर बेड पर बिठा देता है। अनोखी आखिरकार चैन की सांस लेते हुए धीरे से कहती है, शिश, कम से कम अब तो इस रावण कुमार के गोद से नीचे आए हम, कहकर अनोखी गहरी सांस लेती है। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, हम रावण कुमार नॉट बैड, कम से कम मेरी वाइफ ने मुझे एक नेम तो दिया। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी सकपका जाती है। जल्दी से कहती है, रावण कुमार कौन? रावण कुमार? हमने किसी को कोई नाम नहीं दिया। ऋतिक अनोखी के चेहरे की तरफ झुककर उसका चेहरा होने हाथों में थोमते हुए प्यार से कहता है, इट्स ऑक माई लवली वाइफ, तुम मुझे इस नाम से बुला सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, कहकर ऋतिक अनोखी के फोरहेड पर किस करता है। ऋतिक के किस करते ही अनोखी अपना माथा रब करते हुए गुस्से में कहती है, देखिए मिस्टर रावण कुमार, हमारे पास भी मत आना वरना क्या? अनोखी की बात पूरी होने से पहले ही ऋतिक कहता है। अनोखी सोचते हुए खुद से ही कहती है, वरना क्या करोगी तुम अनोखी? ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, बोलो ना बटरफ्लाई, क्या करोगी? अनोखी गुस्सा करते हुए कहती, आपको पागल सांड के आगे छोड़ दूंगी, फिर वो आपको अपने बड़े बड़े सिंग से मारेगा। अनोखी के बात पर ऋतिक जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ओ रियली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पागल सांड के आगे छोड़ सकती हो? अनोखी गुस्से से अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ लगता है, क्योंकि मेरे पास दो पागल सांड हैं जो आपको अपनी बातों से ही मार देंगे, सिंह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, और कौन है वो दो पागल सांड? अनोखी अपने दांतों से नाखून चबाते हुए धीरे से कहती है, वहीं जिन्हें आप अपने साथ लेकर आए हो, माधव और श्लोक, वो दोनों पागल सांड ही तो है। अनोखी के बात पर ऋतिक फिर एक बार हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो मेरी बटरफ्लाई। अनोखी बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहती है, हम बटरफ्लाई नहीं है, इसलिए आप हमें बटरफ्लाई मत कहिए। ऋतिक अनोखी के साइड में बैठते हुए कहता है, तो फिर कौन सा नाम पसंद आएगा तुम्हें? जान, जानू, स्वेटहार्ट, बेबी, शोना, क्या अच्छा लगे तुम्हें? अनोखी ऋतिक को अपने साइड में महसूस करके दूसरे तरफ सरकते हुए कहती है, बाबू, शोना, धनिया, पुदीना, हमें कोई भी नाम नहीं चाहिए। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी के पास सरकते हुए कहता है, तो फिर बटरफ्लाई ही ठीक है, कहकर ऋतिक अनोखी का हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है।
अनोखी घबराकर अपना हाथ ऋतिक के छुड़वाते हुए कहती है, आप गंदे आदमी, छोड़ो हमें। पहले तो आकर हमसे जबरदस्ती शादी कर ली और हमें अपने साथ पता नहीं कहाँ के करा गए। हमें अपने घर जाना है, छोड़ो हमें, आपके साथ नहीं रहना। ऋतिक को अब अनोखी के बात पर गुस्सा आने लगता है। ऋतिक अनोखी को बेड पर धक्का देकर लेटा देता है और साइड से रिमोट उठाकर दरवाजा लॉक करके अनोखी के ऊपर आ जाता है। अनोखी रोते हुए ऋतिक को धक्का देते हुए कहती है, हटिए हमारे ऊपर से गंदे आदमी, आपने क्या हमें बेड समझ रखा है जो हमारे ऊपर चढ़ कर सो रहे हैं। ऋतिक अनोखी के चेहरे की तरफ झुकते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, एक बात कान खोल कर सुन लो बटरफ्लाई, मैं तुम्हारी हर बेवकूफ़ी हर नादानी बर्दाश्त करूंगा, पर मुझे छोड़कर जाने की बात भी तुम्हारे मन में आई ना तो मैं तुम्हारे लाडले छोटे शेर को इस दुनिया से रवाना कर दूंगा, समझी तुम। अनोखी घबराते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने क्या बिगाड़ा है आपका। ऋतिक अनोखी के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे हो गया है प्यार। आई लव यू माई बटरफ्लाई। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यारा करता हूँ और तुम्हें अपने सनशाइन पैलेस की रानी बनाकर लाया हूँ। तुम्हें यहाँ जो करना है वो करो, पर यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। अनोखी अपने आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए कहती है, आपको लगता है हम इस कमरे से बाहर तक अकेले निकल सकेंगे? यहाँ से भागना तो बहुत दूर की बात है। ऋतिक झुककर अनोखी के आंसू अपने होठों से लिक कर लेता है, जो महसूस होते ही अनोखी के बॉडी में कट सा दौड़ने लगता है। ऋतिक अनोखी से दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं मुझे, इसलिए नो रोना धोना हम कहकर ऋतिक अनोखी के ऊपर से हटकर उसके साइड में लेट जाता है। ऋतिक के हटते ही अनोखी जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसका दिल 100 स्पीड से की धक रहा था। इधर नीचे हॉल में श्लोक, माधव, नंदिनी और सांझ सब सोफे पर बैठे हुए थे। उनके सामने मान, करण और अर्जुन बैठे हुए थे। श्लोक नंदिनी को अपनी कोहनी मारते हुए कहती है, मिर्ची यहाँ बहुत जगह है, यहाँ तुम जी भर के आग उगल सकती हो। नंदिनी घूर के श्लोक को भूते हुए कहती है, चुप कर छोटे शेर, वरना मैं तुझे मार मार के छोटे शेर से सीधा छोटा चूहा बना दूंगी। बड़ा आया आग उगल कहने वाला। माधव दोनों भाई बहन के झगड़े को रोकते हुए कहता है, बस करो नंदी और छोटे शेर, ये लड़ने का टाइम नहीं है। सांझ अपने बैग में से छोटा सा आईना निकालकर लिपस्टिक लगाते हुए कहती है, वहीं तो ये लड़ने का टाइम नहीं, सीरियल देखने का टाइम है, पर मेरा ना आज का दिन ही खराब है। सच्ची में। सांझ की बात सुनकर नंदिनी, श्लोक और माधव सांझ को ऐसे देखते हैं जैसे उनके सामने कोई पागल बैठा हो। श्लोक सांझ को छेड़ते हुए उसके लिपस्टिक वाले हाथ को अपने कोहनी से धक्का दे देता है, जिससे सांझ की लिपस्टिक उसके होठों से बाहर लग जाती है और उसका मुंह बंदर के जैसे लाल हो जाता है। 4 रो की मस्ती देखकर मान, करण और अर्जुन अपने पेट पर हाथ रखकर मजे से हंस रहे थे। वहीं सांझ गुस्से में खड़े होकर श्लोक को खा जाने वाली नजरों से घुते हुए कहती है, छोटे शेर के बच्चे रुक, अभी तुझे छोटा चूहा बनाती हूँ, कहकर सांझ श्लोक को अपने बैग से मारने लगती है। श्लोक नंदिनी के पीछे छुपते हुए कहता है, अरे मिर्ची, अपने भाई को इस सुरपनखा से बचा लो, वरना आज ये मेरी नाम काट देगी। माधव हंसते हुए कहता है, तो इसी के लायक है छोटे शेर, अब कटवा अपनी नाक, कहकर माधव अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगता है। श्लोक खुद को सांझ से बचाते हुए कहता है, साले याद रख, तेरी 20 गर्लफ्रेंड का नो है मेरे पास, तू कहे तो फोन मिलाओ। श्लोक की बात सुनकर माधव झट से सांझ और श्लोक के बीच आकर सांझ को शांत करते हुए कहता है, मेरी प्यारी स्टापलस है ना तू, शांति से बैठ जा। तो भूल गई है क्या हम 5 पांडव आज खुले आम दिन दहाड़े किडनैप हो गए हैं। सांझ माधव की बात सुनकर मुंह बनाते हुए अपनी जगह पर बैठकर कहती है, ब गया तू छोटे शेर। इधर ऋतिक के कमरे में ऋतिक मुस्कुराते हुए अनोखी को देख रहा था, जो अपनी तेज हुई सांसों को काबू करने कोशिश कर रही थी। अनोखी गहरी सांस लेकर कहती है, हे कान्हा जी, कहाँ फंसा दिया हमें। ऋतिक बेड से उठते हुए कहता है, तुम फ्रेश होकर चेंज कर लो बटरफ्लाई, फिर हम नीचे डिनर करने के जाएंगे। अनोखी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, नंदू और स्टापलस को बुला दीजिए, वो हमारी मदद कर देंगे। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अरे वो दोनों क्यों तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम्हारा हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड तुम्हारे साथ है, कहकर ऋतिक अनोखी को अपने गोद में उठा लेता है। अनोखी गिरने के डर से ऋतिक के गले में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए कहती है, मिस्टर रावण कुमार, हम खुद फ्रेश हो लेंगे, आप हमें नीचे उतारिए। ऋतिक अनोखी को बाथरूम के अंदर लाकर स्लैब पर बैठाकर उसके JWELERY रिमूव करने लगता है। ऋतिक को अपने पास महसूस करके अनोखी को अंदर ही अंदर अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो अपनी अटकती हुई आवाज में कहती है, मिस्टर रावण कुमार प्लीज ना, हम खुद फ्रेश हो जाएंगे।
अनोखी को इतना परेशान होता देख ऋतिक उसे रिलैक्स करते हुए कहता है, रिलैक्स बटरफ्लाई, मैं तुम्हारे मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। मैं बाहर जाकर रोमा और नीमा को अंदर भेज दूंगा, वो तुम्हें अच्छे से रेडी कर देंगी। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी गहरी सांस लेते हुए कहती है शिशिश, बच गई। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी को नीचे उतारकर खड़ा करते हुए कहता है, जस्ट वेट कहकर ऋतिक जाने लगता है। तभी अनोखी उसे रोकते हुए उदासी से कहती है, मिस्टर रावण कुमार, हमें हमारे दोस्तों से मिलना है। ऋतिक रुककर अनोखी के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है, तुम फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, सब तुम्हें नीचे मिलेंगे कहकर ऋतिक अनोखी के फोरहेड पर किस कर लेता है। अनोखी झुंझलाकर अपना माथा रब करते हुए कहती है, कहा ना हमने, हमसे दूर रहिए। ऋतिक बाथरूम से बाहर जाते हुए कहता है, ये मेरे बस में नहीं है बटरफ्लाई कहकर ऋतिक बाहर चला जाता है। 5 मिनट बाद बाथरूम के अंदर रोमा और नीमा आते हैं। दोनों ही सर झुकाकर अनोखी को ब्रीद करते हुए कहती है, हेलो मैडम, हमें सर ने भेजा है आपको रेडी करने के लिए। अनोखी फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, तो जल्दी से हमें रेडी करिए ना, 5 मिनट से खड़े हैं। नीमा और रोमा एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर अनोखी की मदद करने लगते हैं। 30 मिनट बाद अनोखी नहाकर फ्रेश हो चुकी थी। नीमा अनोखी का हाथ पकड़कर उसे वार्डरूम के अंदर लेकर जाते हुए कहती है, माम आप कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनना पसंद करेंगी। अनोखी अपने बालों को झाड़ते हुए कहती है, हम इतने जल्दबाजी में किडनैप हुए कि हमें हमारे कपड़े तक लेने का मौका नहीं मिला, अब हम क्या पहने। रोमा धीरे से मुस्कुराकर कहती है, माम आपके लिए सारे कपड़े पहले अरेंज कर दिए गए हैं, आप क्या पहनना पसंद करेंगे। अनोखी अपने गाल पर हाथ रखकर सोचते हुए कहती है, हमारी शादी हो गई है मिस्टर रावण कुमार से, और शादी के बाद लड़कियां साड़ी पहनती हैं, इसलिए आप मेरे लिए पिंक कलर की साड़ी निकाल दीजिए। अनोखी के मुंह से ऋतिक के लिए रावण कुमार सुनकर रोमा और नीमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर एक लड़की द ऋतिक अरोरा को मिस्टर रावण कुमार कह रही थी, जिससे बात करने पहले बड़े से बड़ा आदमी 2 बार सोचता है। कुछ पल हैरान रहने के बाद दोनों अनोखी को तैयार करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों अनोखी को तैयार करके बाहर चली जाती है, जहां ऋतिक 5 मिनट से इंतजार कर रहा था। दोनों ऋतिक के सामने जाकर अपना सर झुका कर कहती है, सर मैम रेडी है, जाओ जाकर सबको डाइनिंग टेबल पर आने का कह दो कहकर ऋतिक कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर अनोखी ड्रेसिंग टेबल के सामने से खड़ी होकर खुद से कहती है, मिस्टर रावण कुमार को नहीं पता उन्होंने किस आफत के साथ शादी की है। अगर 1 महीने के अंदर उनके नाक में दम ना किया ना, तो हमारा नाम भी अनोखी मोदी नहीं। कहते हुए अनोखी के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अनोखी के इतना कहते ही उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, अनोखी मोदी तो तुम पहले थी बटरफ्लाई, अब तो तुम अनोखी ऋतिक अरोरा हो, और अब से यही तुम्हारी पहचान है। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहती है, लगता है मिस्टर रावण कुमार से सब सुन लिया। अनोखी को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, सब कुछ सुन लिया कहकर ऋतिक अनोखी के पास आकर उसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लेता है और गौर से उसे देखने लगता है। अनोखी आज बहुत प्यारी लग रही थी। पिंक कलर की साड़ी के साथ उसी कलर की मैचिंग ईयररिंग्स, हाथों में चूड़ियां, होठों पर रेड लिप बाम, आंखों में काजल, गले में ऋतिक का पहनाया हुआ मंगलसूत्र, मांग में लाल सिंदूर, सही मायने में अनोखी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार थी। ऋतिक एक तक अनोखी को देखे जा रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अनोखी को जब खुद पर ऋतिक के नजरों की तपिश महसूस होती है, वो थोड़ा असहज महसूस करने लगती है। अनोखी अपना सर झुकाकर धीरे से कहती है, कभी लड़की नहीं देखी क्या, ऐसे क्या घूर रहे हो मिस्टर रावण कुमार। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी के कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते कहता है, लड़कियां तो बहुत देखी है, पर ना देखा कोई तुमसा हसीन। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, हमें भूख लगी है, वो भी जोरों की। ऋतिक अनोखी को अपने गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हुए कहता है, इट्स ऑक बटरफ्लाई, अगर तुम अपने भाई से मिलने के लिए बेताब हो तो तुम्हें यूं बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अनोखी गिरने में डर से ऋतिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, मिस्टर रावण कुमार आप अंतर्यामी हो क्या। ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ऐसा सोच सकती हो बटरफ्लाई। कहते हुए ऋतिक अनोखी को लिफ्ट के जरिए नीचे लाकर डिनिंग एरिया में लेकर आता है। ऋतिक अनोखी को डिनिंग टेबल पर लाकर हेड चेयर के बगल वाली चेयर पर बिठा देता है। वहीं डिनिंग टेबल पर पहले से बैठे श्लोक, माधव, नंदिनी, सांझ और मान अनोखी को ऐसे तैयार देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। नंदिनी अनोखी को घुते हुए कहती है, सच कहती है चांद दादी, शादी के बाद लड़कियां सच में सुंदर दिखने लगती है। देखो तो अनु को कितनी प्यारी लग रही है।
मेरा मन तो कर रहा है मैं भी जल्दी से जल्दी शादी कर लूं। सांझ नंदिनी के सर पर चपत मारते हुए कहती है, अरे नंदू, अनोखी की शादी से हमारा किडनैप हो गया, कहीं तेरी शादी से हम सब स्वर्गनाथ सिधार जाए। माधव दोनों को घूरते हुए कहता है, वैसे अगर लड़कियां शादी के बाद सुंदर दिखने लगती है फिर तो लड़के भी हैंडसम हो जाते हैं, इसलिए मैं भी शादी करने के बारे में सोच रहा हूं। सांझ हंसते हुए कहती है, चुप बे झींगुर, लड़कियां लड़कों से शादी करती है, चमगादड़ों और झींगुरों से नहीं। श्लोक अपनी आंखें मटकाते हुए कहता है, हाँ वो भी है, पर मैंने भी सुना है लड़के चुड़ैल और डायन के साथ शादी नहीं करते, तो फिर तेरा क्या होगा स्टार प्लस। सोचने वाली बात है। श्लोक की बात पर नंदिनी, श्लोक, माधव, अनोखी सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वहीं सांझ मुंह बनाते हुए कहती है, देखना तुझे तो पक्का प्यासी आत्मा और खूनी चुड़ैल ही मिलेगी। डिनिंग टेबल पर बैठा ऋतिक घूर घूर के चारों को देख रहा था, क्योंकि एक तो पांचों बार बार शिकायत कर रहे थे कि ऋतिक ने उनको किडनैप किया है, और दूसरी तरफ सब खिलखिलाकर हंसी मजाक कर रहे थे। ऋतिक मन में खुद से कहता है, कौन सा किडनैपर किसी को किडनैप करने में बाद इतनी आजादी देता है, ट्रूली बहुत बेवकूफ है ये चारों, कहकर ऋतिक अनोखी के चेहरे के तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ देर बाद सर्वेंट सभी को डिनर सर्व करते हैं। सभी खाना खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन श्लोक ने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया था। वो बसा अनोखी को ही देख रहा था। उसे लग रहा यहाँ शायद अब अनोखी उसे पहले की तरह खाने का पहला बाइट नहीं खिलाएगी। वहीं अनोखी अपने प्लेट में से अंदाजे से खाने का बाइट तोड़ते हुए कहती है, छोटे शेर आके अपना पहला बाइट खा ले। श्लोक खुशी से अपने चेयर से उछलकर खड़ा होकर अनोखी के साइड जाकर उसका हाथ पकड़कर बाइट खाते हुए कहता है, लव यू दी। अनोखी मुस्कुराकर श्लोक के बाल बिगाड़ते हुए कहती है, लव यू टू छोटे शेर। दोनों की बॉन्डिंग देखकर ऋतिक को मन ही मन जलन होने लगती है, पर अभी उसे अनोखी के प्यार को पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने थे, इसलिए वो फिलहाल अपनी जलन साइड में रखकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, साले साहब, अगर बाइट खा लिया हो तो अपनी प्लेस पर जाकर डिनर खत्म करो और अपने रूम में रेस्ट करने जाओ। ऋतिक की बात सुनकर श्लोक मुंह बनाते हुए कहता है, जबरदस्ती के जीजू, वहां मेरे हिटलर पापा क्या कम थे जो अब आप शुरू हो गए हिटलर जीजू बनके। श्लोक की बात पर ऋतिक गुस्से में घूर के श्लोक को देखता है। श्लोक जल्दी से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, ऐसे मुझे ताड़ो मत जीजू, मैं अनोखी दी नहीं हूं, ताना है तो उनको ताड़ो। कहकर श्लोक अपना खाना खाने लगता है। ऋतिक घूर के श्लोक को देखते हुए मन ही मन अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर तुम मेरे बटरफ्लाई के भाई नहीं होते तो अभी के अभी अपने गुण की सारी बुलेट तुम्हारे बॉडी के अंदर डाल देता। कहकर ऋतिक अपना खाना खाने लगता है। इधर अनोखी भी धीरे धीरे अपने हाथ से खाना खाने लगती है, जो देखकर बाकी सारे सर्वेंट्स को बड़ा अजीब लगता है, पर वो क्या ही कह सकते थे। डिनर करने के बाद ऋतिक चारों की तरफ देखते हुए अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, आज से तुम सब यही रहोगे, तुम लोगों का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कहकर ऋतिक अपने चेयर से खड़ा हो जाता है। ऋतिक की बता सुनकर नंदिनी माधव को कोहनी मारकर धीर से कहती है, यार चमगादड़, ये जबरदस्ती के जीजू हम पर कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे, देखो तो हमारी कैसे खातिरदारी कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। माधव नंदिनी कान के तरफ झुकते हुए कहता है, भूल मत नंदू, खातिरदारी खिलाई पिलाई तो हलाल होने वाले बकरे की भी होती है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। तारांकन, हेलो डियर फ्रेंड्स, में एक नई कहानी शुरू करने जा रही हूँ, नामा है इस प्यार को क्या नाम दूं। कहानी के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़कर अपने व्यूज बताइए कैसी लगे टीक्यू। और ये रहा डिस्क्रिप्शन। 26 साल का अन्यक गोयल एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्टर, जिसकी एक झलक देखने के लिए लड़कियां पागल हो जाती है। वहीं अन्यक की सबसे अलग एक और पहचान है, वो माफिया का लीडर ब्लैक ड्रैगन किंग है। अन्यक क्रूल हार्टेड, क्रूर, निर्दयी और बेदर्द इंसान है। किसी के जीने या मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक्सीडेंट के चलते अन्यक एक अजीब बीमारी का शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है 18 साल की आरिका उर्फ चकोर, थोड़ी सी शैतान, चुलबुली, प्यारी और नेक दिल इंसान है, जो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, पर दुर्भाग्य से चकोर अनाथ है। आरिका जब भी अन्यक की फोटो या फिल्म देखती थी, उसके मन में गुदगुदी होती थी, अलग सा एहसास होता था, जो क्या कहलाता है उसे खुद नहीं पता था। एक दिन अनजाने में आरिका नशे की हालत में किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेती है, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। आखिर कौन है वो जिसके साथ आरिका ने बिताई एक रात? क्या आरिका समझ पाएगी अन्यक के लिए अपनी फीलिंग को? आखिर कौन सी बीमारी से जूझ रहा है ब्लैक ड्रैगन किंग अन्यक? जानने के लिए पढ़िए इस प्यार को क्या नाम दूं।
माधव की बात सुनकर नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके माधव को घुते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, अगर हलाल करना होता तो यहाँ नहीं लाता समझे। सो अपने इस छोटे से दिमाग को ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम 4 रो के पास दिमाग की कमी है। श्लोक गुस्से से ऋतिक को घुते हुए अनोखी से कहता है, दी देखो ना, ये जबरदस्ती के जीजू हमें कम दिमाग वाला कह रहे हैं। अनोखी गुस्सा करते करते हुए कहती है, छोटे शेर मिस्टर रावण कुमार से यही उम्मीद थी। तुम टेंशन मत, तुम लोगों के पास जितना दिमाग उतना किसी के पास नहीं है, कहकर अनोखी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अनोखी के मुंह से मिस्टर रावण कुमार सुनकर 4 रो अब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वहीं पास खड़े सारे सर्वेंट्स हैरानी से मुंह खोले और आंखें फाड़े अनोखी को देख रहे थे। ऋतिक अनोखी को घूर के देखता है और अगले ही पल ऋतिक अनोखी को अपने गोद में उठाकर कमरे की तरफ चल देता है। ये सब ऋतिक ने इतना जल्दी किया था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। सब बस मुंह खोले ऋतिक को अनोखी को अपने साथ ले जाते देखते रह जाते हैं। ऋतिक अनोखी को कमरे में लाकर बेड पर बिठा देता है। इस वक्त गुस्से से अनोखी का मुंह फूले हुए गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। ऋतिक बेड के साइड टेबल पर से रिमोट उठाकर कमरे का दूर बंद कर देता है। ऋतिक मुस्कुराते हुए अनोखी के पास आकर बेड पर बैठ जाता है। ऋतिक को अपने पास बेड पर महसूस करके अनोखी पीछे सरकते हुए कहती है, मिस्टर रावण कुमार आप बेड पर क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। ऋतिक अनोखी को घबराते हुए देखकर शरारती अंदाज से कहता है, ऐसे कैसे जाओ, आज हमारी सुहागरात है, भूल गई तुम। अनोखी अपना सलाइवा गटकते हुए कहती है, सुहागरात कैसी सुहागरात, देखिए आप हमसे दूर रहिए कह देते हैं वरना अच्छा नहीं होगा। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी को कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेट जाता है। ऋतिक की इस हरकत पर अनोखी गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या हरकत है, छोड़िए हमें, क्या कर रहे हैं। ऋतिक अनोखी को अपने बाहों में कसते हुए कहता है, बटरफ्लाई ज्यादा हिलो डुलो मत, में कुछ नहीं कर रहा, हो जाओ। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी गहरी सांस लेकर कहती है, क्या भरोसा इस रावण कुमार का, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो हमारा क्या होगा। ऋतिक अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, तुम्हारे पास भी ज्यादा दिमाग नहीं है समझी, इसलिए उसे फालतू की बातों में खर्च मत करो और सो जाओ। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी का मुंह बन जाता है और धीरे धीरे ऋतिक की बाहों में ही अनोखी सो जाती है। अनोखी के सोने के बाद ऋतिक अपनी आंखें खोलकर सोते हुए अनोखी के फोरहेड पर किस करके कहता है, फाइनली मेरे दिल की रानी मेरे सामने है, मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम तुम्हारे सारे दुख दर्द भूल जाओगी। एक दिन तुम भी मुझसे उतना प्यार करोगी जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, कहकर ऋतिक अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अनोखी हमेशा की तरह जल्दी उठ जाती है। आंखें खोलते ही उसे अपने ऊपर कोई भारी चीज महसूस होती है। अनोखी अपना हाथ टटोल कर देखती है तो उसके कमर के ऊपर ऋतिक अपना हाथ रखकर पैरों पर अपना पैर रखकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए सोया हुआ था। अनोखी ऋतिक का हाथ हटाने के लिए अंदाजे से उसका हाथ पकड़ने को होती है, तभी उसके हाथ में ऋतिक की कोई सॉफ्ट चीज आ जाती है। ऋतिक के उस हिस्से पर हाथ पकड़ते ही अनोखी को कुछ अजीब सा लगता है। अनोखी उस हिस्से को दबाने लगती है। इधर ऋतिक झट से अपनी आंखें खोलकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अनोखी को घूरने लगता है। अनोखी के हरकत से उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि अनोखी का हाथ ऋतिक के सेंसिटिव एरिया पर जो था। अनोखी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, हे कान्हा जी, इस रावण कुमार का हाथ कहाँ है, ऐसे हम पर कब्जा जमाए सोए हुए है जैसे हम कहीं भागे जा रहे हैं, कहकर वो ऋतिक का हाथ ढूंढने लगती है। अनोखी की हरकत पर ऋतिक को हंसी भी आ रही यही और उसे अच्छा भी लग रहा था। ऋतिक बिना एक पल गवाए अनोखी का हाथ पकड़कर उसके ऊपर आते हुए कहता है, ये क्या हरकत हो रही है सुबह सुबह, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, कहकर ऋतिक शरारती ढंग से मुस्कुराने लगती है। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी घबराकर अपना थूक निगलते हुए नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते समझे ना आप, उठिए हमारे ऊपर से, कहकर अनोखी ऋतिक को धक्का देने लगती है। ऋतिक गहरी सांस लेकर अनोखी के ऊपर से उठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अनोखी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। ऋतिक के उठते ही अनोखी जल्दी से उठकर मन ही मन कहती है, आह, ये मिस्टर रावण कुमार हमेशा मेरे ऊपर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, यूएफएफएफ क्या किस्मत है हमारी, कहकर अनोखी बेड से उठने लगती है। ऋतिक बेड पर लेटकर अनोखी की हरकत पर मुस्कुराते हुए कहता है, यू आर सो इनोसेंट माई बटरफ्लाई, पता नहीं कब तक मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक पाऊंगा, तुम्हारी मासूमियत मुझे तुम्हारे लिए पागल कर रही है, कहते हुए उसके चेहरे पर सुकून था। इधर अनोखी अंदाजे से कबर्ड की तरफ बढ़ती है, क्योंकि कल जब नीमा और रोमा ने उसे तैयार किया था तब उसने सब कुछ अच्छे से समझ लिया था।
अनोखी कबर्ड्स खोलकर उसमें से अपने पहनने के लिए कपड़े निकलती है और धीरे धीरे बाथरूम के अंदर जाने लगती है। ऋतिक अनोखी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बीवी, कहकर वो अनोखी के तकिए में अपना सर घुसाकर उसकी खुशबू को इनहेल करने लगता है। कुछ देर बाद अनोखी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। उसने डार्क ग्रीन कलर का गोल्डन डिजाइन वाला सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। अनोखी ड्रायर से अपने बाल सुखाती है, उसके बाद अपने मान में सिंदूर भर के आंखों में काजल लगाकर होठों पर लिप बाम लगाती है। अनोखी ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठकर अंदाजे से बेड के पास आकर ऋतिक से पूछती है, मिस्टर रावण कुमार, आपके घर में मंदिर तो होगा ना कान्हा जी का? हमें पूजा करनी है। ऋतिक बेड से उठकर अनोखी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहता है, फिलहाल तो नहीं है, बट आई प्रोमिस कल सुबह तक मैं तुम्हारे लिए इस पैलेस में बहुत बड़ा और प्यारा सा मंदिर बनवा दूंगा। अनोखी हैरान होते हुए कहती है, इतने जल्दी कैसे बनेगा? कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ऋतिक मुस्कुराते हुए अनोखी के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कल सुबह तक वेट कर लोगी ना? अनोखी जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देती है। ऋतिक अनोखी के फोरहेड पर किस करके कहता है, तुम बैठो मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। अनोखी गुस्से में अपना माथा रब करके कहती है, मिस्टर रावण कुमार दूर रहिए हमसे। ऋतिक मुस्कुराकर बाथरूम के अंदर जाते हुए कहता है, वो मेरे बस में नहीं है वाइफी, कहकर ऋतिक दूर बंद कर देता है। 1 घंटे बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऋतिक को पता था अनोखी वेजिटेरियन है, इसलिए उसने कुक से कहकर सिर्फ वेज ब्रेकफास्ट ही बनवाया था, वरना यहाँ 5 पांडवों में से कोई भी नाश्ता नहीं करता। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर एक अजीब से शांति छाई हुई थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी श्लोक थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, अरे यार, ये घर है या जेल, सब ऐसे चुपचाप क्यों हो? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? माधव हंसते हुए कहता है, क्योंकि तेरे बोलने का इंतजार था ना छोटे शेर। एक पल भी अगर तू शांति से बैठ जाए तो धरती इधर की उधर ना हो जाए। अनोखी माधव को चिढ़ते हुए कहती है, बस बस हाँ चमगादड़, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है हमारे छोटे शेर को। जैसे हमेशा तुम्हें उल्टा पुल्टा काम करना होता है ना, वैसे ही हमारे भाई को बातें करना होता है। सांझ हंसते हुए कहती है, सही कहा अनु, तुझे याद है ना एक बार ये झींगुर एक लड़की को प्रपोज करने गया था तो इसके साथ क्या हुआ था? अनोखी हंसते हुए कहती है, वो दिन भला हम कभी भूल सकते हैं क्या? कहकर अनोखी जोर जोर से हंसने लगती है। माधव अनोखी और सांझ पर चिढ़ते हुए कहती है, बस करो तुम दोनों, वरना मैं तुम दोनों के बाल काट दूंगा जैसे 10th क्लास में काटे थे। नंदिनी मुंह दबाकर हंसते हुए कहती है, उसके बाद क्या हुआ था याद है ना झींगुर? श्लोक हंसते हुए कहता है, इन दोनों ने ठंडी में माधव के ऊपर बर्फ वाला पानी डाला था, उसके बाद ये 1 हफ्ते तक बेड से नहीं उठे थे। श्लोक के कहते ही सभी हंसने लगते हैं। ऋतिक तो बस अनोखी के हंसते हुए चेहरे में कहीं खोसा गया था। आज उसे इन 4 रो को अपने साथ लाने वाला डिसीजन सही लग रहा था, क्योंकि अगर वो अकेले अनोखी को लेकर आता तो शायद अनोखी अभी तक अपने आंसू बहा रही होती। ऋतिक अपने चेयर से खड़े होते हुए अनोखी से कहता है, बटरफ्लाई में ऑफिस जा रहा हूं, तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। कहकर ऋतिक श्लोक, माधव, नंदिनी और सांझ को घुते हुए सख्त आवाज में कहता है, यहां से बाहर जाने का सोचना मत, गलतियां सिर्फ बटरफ्लाई के लिए अलो है, तुम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। ऋतिक की बात सुनकर 4 रो का फेस रिएक्शन देखने लायक हो जाता है। ऋतिक अनोखी का चेहरा पकड़कर उसके फोरहेड पर किस करके उससे अलग होकर कहता है, BYY बटरफ्लाई, शाम को मिलते हैं। अनोखी अपना माथा रब करते हुए कहती है, दूर रहिए मिस्टर रावण कुमार। ऋतिक मुस्कुरा कर जाते हुए कहता है, वो मेरे बस में नहीं है बटरफ्लाई। ऋतिक के जाने के बाद अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, वो मेरे बस में नहीं है, हम बड़ा आया मिस्टर रावण कुमार। श्लोक अपनी जगह से खड़े होकर अनोखी के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, दी आप ठीक हो ना? जबरदस्ती के जीजू ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? अनोखी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं किया। माधव हंसते हुए कहता है, कोई नहीं, हम उसे परेशान करेंगे। नंदिनी मुंह बनाते हुए कहती है, वैसे जीजू दिखने में बहुत हैंडसम है, अनोखी सच में लकी है। सांझ मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ वो तो है, पर खाली फोकट मेरा भाई देवदास बन गया ना, उसकी पारों को कोई और फूर करके उड़ा ले गया। अनोखी सांझ पर नाराज होते हुए कहती है, चुप कर स्टार प्लस, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। अनोखी की बात सुनकर सब मस्ती के मूड से सीरियस वाले मूड में आ जाते हैं। अनोखी माधव से कहती है, माधव जल्दी से मामाजी को कॉल करो ना, हमें उनसे बात करनी है। माधव मुस्कुराते हुए कहता है, तू चिंता मत कर अनु, मैंने पहले ही सबको कॉल करके हमारे ठीक होने की बता दी है, सांझ के भी घर पर बता दिया है। सांझ हंसते हुए कहती है, इस झींगुर का दिमाग कभी कभी बहुत काम करता है।
माधव घूर के सांझ को देखते हुए कहता है, कभी कभी हाँ, कहकर वो सांझ को पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है। नंदिनी भी अपने जगह से उठकर माधव और सांझ के पीछे जाने लगती है। श्लोक अनोखी का हाथ पकड़कर उसे हॉल में तरफ लेकर जाता है, जहां माधव और सांझ पूरे हॉल में भाग रहे थे। श्लोक सोफे पर अनोखी को बिठाते हुए कहता है, दी आप आराम से बैठो जब तक ये दोनों चूहे बिल्ली की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। सांझ हंसते हुए अपनी जीभ निकालकर माधव को चिढ़ाते हुए कहती है, पकड़ कर दिखाओ मुझे झींगुर। कहते ही वो किसी से टकरा जाती है। टकराते ही दोनों जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। ये नजारा देखकर माधव भागने की पोजीशन में अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। नंदिनी क्लैप करते हुए रुककर मुंह खोलकर आंखें फाड़े देखने लगती है। श्लोक हैरानी से सोफे पर से खड़ा हो जाता है। इधर सांझ एक हैंडसम से बंदे के नीचे दबी हुई थी। सांझ ने डर से अपनी आंखें कसके बंद कर रखी थी। कुछ पल बाद सांझ अपनी आंखें खोलकर देखती है। आंखें खोलते ही उसके सामने कार्तिक का हैंडसम फेस आ जाता है, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक तक उसे ही देख रहा था। खुद को यूं भुता पाकर सांझ कार्तिक पर चिल्लाते हुए कहती है, ओए उल्लू कहीं के, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? अब हटो मेरे ऊपर से। सांझ की बात सुनकर कार्तिक अपने होश में आते हुए कहता है, सॉरी सॉरी कहकर वो जल्दी से सांझ के ऊपर से हट जाता है। सांझ अपनी कमर पकड़कर दर्द से करहाते हुए कहती है, सांझ कहीं का कितना हैवी है, मेरी तो कमर ही तोड़ दी। कहते हुए सांझ उठकर माधव को घूरती है, जो उसे ही शॉकिंग रिएक्शन लिए देख रहा था। सांझ माधव पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे झींगुर, यहाँ तुम्हारे दोस्त की कमर टूट गई है और तू वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? आके मदद करना मेरी। माधव हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ स्टार प्लस, गला मत फाड़, आ रहा हूं। कहकर माधव सांझ के पास जाकर उसे हाथ देते हुए कहता है, चल अब जल्दी उठ जा। सांझ माधव का हाथ पकड़कर उठ जाती है। माधव सांझ को कंधे से पकड़कर सोफे के पास ले जाकर सोफे पर बैठा देता है। कार्तिक हैरानी से अपने जगह खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी एक लड़की ने उसे सांड और उल्लू कहा था। नंदिनी और अनोखी परेशान होते हुए कहती है, क्या हुआ स्टार प्लस, तू ठीक है ना? सांझ गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक हूँ, बस कमर में मोच आ गई नहीं। नंदिनी खड़े होते हुए कहती है, तू चल कमरे में, मैं तेरे कमर पर झंडू बाम लगाकर तेरे दर्द को ब्लास्ट कर दूंगी। सांझ ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, रहने दे नंदू, कहीं दर्द की जगह में उड़ गई तो। कहकर सांझ हंसने लगती है। श्लोक दरवाजे के पास खड़े कार्तिक को घूरते हुए कहता है, आप कौन है और हमारे जबरदस्ती के जीजू के घर में क्या कर रहे हैं? श्लोक के इतना कहते ही सबकी नजर दरवाजे के पास खड़े कार्तिक पर जाती है। कार्तिक अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहता है, क्या कर रहा हूं से क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरे दोस्त का घर है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कहकर कार्तिक की नजर सोफे पर शांत बैठी अनोखी पर पड़ती है। अनोखी के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर कार्तिक सब समझ जाता है। कार्तिक मुस्कुराते हुए अनोखी को देखते हुए कहता है, हेलो भाभी, मैं हूँ कार्तिक, ऋतिक का चाइल्डहुड फ्रेंड। कार्तिक की बात सुनकर अनोखी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मुस्कुराते हुए अनोखी के साइड में बैठते हुए कहता है, भाभी आप तो सच में बहुत सुंदर है, बिल्कुल बाबी डॉल की तरह। कार्तिक के इतना कहते ही सांझ गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, ओए उल्लू, मेरे अनु को बाबी डॉल वर्बी डॉल बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? अब बिना एक पल गवाए फुट लो यहाँ से। कार्तिक अपनी आंखें छोटी करके सांझ को घूरते हुए कहता है, मैं अपनी भाभी को बाबी डॉल बोलूं या प्रिंसेस? तुम क्यों कोयले की तरह जल भून रही हो, जलकुकड़ी कहीं की? माधव हंसते हुए कहता है, वो तो ये बचपन से है। श्लोक हंसते हुए कहता है, अरे वाह, अब सांझ स्टाप्लस के साथ साथ जलकुकड़ी भी हो गई। कहकर श्लोक हंसने लगता है। अनोखी श्लोक को डांटते हुए कहती है, बस कर छोटे शेर, मेरी स्टाप्लस को छेड़ मत, वरना मैं तुझे छोटे शेर से छोटा चूहा बन दूंगी। अनोखी की बात सुनकर श्लोक मासूम बच्चे की तरह अपने होठों पर उंगली रखकर चुप हो जाता है। अनोखी की बात सुन श्लोक का रिएक्शन देख माधव, नंदिनी, सांझ, कार्तिक हंसने लगते हैं। नंदिनी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, सच में अगर इस छोटे शेर को कोई चुप करा सकता है ना, तो बस हमारी अनु है। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, बस करो, अभी बहुत हो गया। इधर ऋतिक अपने ऑफिस के बैठा पैलेस के हाल का लिव फुटेज अपने लैपटॉप में देख रहा था। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके कार्तिक को घूरते हुए कहता है, ये कार्तिक ऐसे अचानक वहां क्यों चला गया? सच में कभी कभी मुझे इसके साथ फ्रेंडशिप करने का रिग्रेट होता है। कहकर ऋतिक अपना लैपटॉप बंद करके गहरी सांस लेकर चेयर से उठकर अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। रात के वक्त ऋतिक ऑफिस से पैलेस आता है। पैलेस के अंदर एंटर करते ही उसकी नजर अनोखी पर पड़ती है, जो धीरे धीरे यहां से वहां चल रही थी। अनोखी को देखकर ऋतिक की आंखें छोटी हो जाती है।
और वो कहता है ये बटरफ्लाई क्या कर रही है, कहकर ऋतिक अनोखी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अनोखी जैसे ही अपना एक कदम बढ़ाती है तभी वो ऋतिक के सख्त सीने से टकरा जाती है। ऋतिक से टकराते ही आह की आवाज के साथ अनोखी पीछे की तरफ गिरने लगती है। अनोखी को गिरते हुए देखकर ऋतिक जल्दी से उसके कमर में अपना हाथ डालकर पकड़ लेता है। इस वक्त अनोखी पीछे की ओर थोड़ी सी झुकी हुई थी और ऋतिक अनोखी के ऊपर थोड़ा सा झुककर उसके चेहरे को बड़े प्यार से देख रहा था। अनोखी ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कुछ पल बाद अनोखी अपनी आंखें खोलती है। उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके कमर को पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया है। मिस्टर रावण कुमार अनोखी के मुंह से एकाएक निकलता है, जो सुनकर ऋतिक के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ऋतिक बिना एक पल गवाए अनोखी को अपने गोद में उठाकर अपन कमरे की तरफ बढ़ जाता है। गिरने के डर से अनोखी ऋतिक के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, मिस्टर रावण कुमार नीचे उतारिए मुझे, हम कोई छोटी बच्ची नहीं है जो आप हमें हर बार गोद में उठा लेते हो, कहकर अनोखी बच्चों की तरह अपना मुंह बना लेती है। अनोखी के मासूम चेहरे को देखकर ऋतिक के होठों की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। अनोखी गुस्से में अपने पैर हिलाते हुए कहती है, आपके कानपुर में हड़ताल है क्या, सुनाई नहीं देता क्या? ऋतिक अनोखी को लेकर कमरे के अंदर एंटर करते हुए कहता है, मेरे कान बिल्कुल ठीक है। कहते हुए ऋतिक अनोखी को बेड पर लाकर बिठा देता है और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। ऋतिक की इस हरकत पर अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ऋतिक अपनी आंखें बंद किए हुए अनोखी के लोअर लिप का सॉफ्टली सक कर रहा था। अनोखी जैसे ही अपने संस में वापस आती है वैसे ही अनोखी ऋतिक को खुद से दूर धकेलने लगती है, पर ऋतिक को दूर करना उसके बस में कहाँ था। फिर भी अनोखी कोशिश करना नहीं छोड़ती है। वो खुद को ऋतिक से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अनोखी को स्ट्रूगली करता देखकर ऋतिक अनोखी को किस करते हुए ही उसके दोनों हाथों पकड़कर उसके पीछे करके एक हाथ से पकड़ लेता है। ऋतिक अपना दूसरा हाथ अनोखी के बालों में फंसाकर उस किस को और डीप कर देता है। दोनों के सलाइवा एक दूसरे के मुंह में घुल रहे थे। ऋतिक को अनोखी के सलाइवा का टेस्ट अच्छा लग रहा था, वहीं अनोखी को ये सब बहुत गंदा लग रहा था। अब अनोखी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो रोना शुरू कर देती है। ऋतिक जो अपनी आंखें बंद करके अनोखी को किस करने में बिजी था, उसके मुंह में सॉल्टी सा टेस्ट आता है। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अनोखी रो रही थी। ऋतिक जल्दी से अनोखी के होठों को छोड़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के उसे शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ बटरफ्लाई, बस एक किस ही तो किया है। अनोखी रोते हुए बेड पर से पिल्लो उठाकर अंदाजे से ऋतिक को मारते हुए कहती है, मिस्टर रावण कुमार हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका भर्ता बना देंगे, कहकर वो ऋतिक को मारने लगती है। ऋतिक हंसते हुए खुद को बचाते हुए कहता है, अरे मेरी प्यारी बीवी अपने पति का कोई खुर्दा बनाता है। अनोखी रोते हुए ऋतिक को मारने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, खुर्दा नहीं भरता होता है वो, आज हम आपका भर्ता बनाकर रहेंगे, आपने हमें छुआ कैसे, कहकर अनोखी रोते हुए अपने होठों को रगड़कर पोंछने लगती है। अनोखी को ऐसा करते देख ऋतिक की आंखें छोटी हो जाती है। ऋतिक जल्दी से अनोखी का हाथ पकड़कर अपने गोद में बिठा लेता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि अनोखी को कुछ समझ नहीं आता, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। इस वक्त अनोखी के पैर ऋतिक के कमर के दोनों तरफ थे। अनोखी की बॉडी पूरी तरह से ऋतिक से चिपकी हुई थी, जिससे अनोखी की चेस्ट ऋतिक के सीने से टकरा रही थी। अनोखी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अनोखी ऋतिक को खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, दूर हटिए, ये क्या हरकत है। ऋतिक अनोखी को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहता है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है बटरफ्लाई, हाँ पर अगर तुम ऐसी प्यारी हरकतें करोगी तो आगे की गारंटी में नहीं देता, कहकर ऋतिक अनोखी के चेहरे पर फूंक मारता है। ऋतिक की हरकत पर अनोखी डरते हुए बात बदल कर कहती है, भूख। ऋतिक हैरानी से कहता है, व्हाट। अनोखी बच्चों की तरह अपने मुंह का पाउट बनाकर नाराजगी से कहती है, हमें भूख लगी है, अगर आपका हमें परेशान करना हो गया हो तो नीचे चलें। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स बटरफ्लाई, अब तुम्हें इतने प्यार से कहा है तो चलते हैं डिनर के लिए, बस मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहकर ऋतिक अनोखी को अपने गोद से उतारकर बेड पर बिठाकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद अनोखी गहरी सांस लेकर अपने होठों को छूते हुए खुद से कहती है, उल्लू की पट्टी, गधी, डफर, बेवकूफ है। आज हम उस दिन के बारे में सोचकर खुद को कोस रहे हैं जब हमने उस आवारा पागल दीवाना से शादी करने का सोचा था, कहकर अनोखी बच्चों की तरह मुंह फुला लेती है। कुछ देर बाद सभी लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। वे डिनर से ज्यादा सब एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे।
ऋतिक कार्तिक को घूर रहा था। कार्तिक सांझ को घूर रही था। श्लोक ऋतिक को घूर रहा था। एक तरह से कहा जाए तो डाइनिंग टेबल और खाने के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था। सभी के एक्सप्रेशंस देखकर माधव और नंदिनी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर हल्का मुस्कुरा देते हैं। माधव अपना गला ठीक करते हुए कहता है, लगता है अब सबका ये कोल्ड वॉर तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील होने वाला है, इसलिए मुझे अनोखी और नंदू को अपने बचाव के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। माधव की बात सुनकर सांझ, ऋतिक, श्लोक, कार्तिक, सांझ सब एक साथ घूर के माधव को देखने लगते हैं। वहीं अनोखी परेशान होते हुए कहती है, क्या हूं? माधव, कौन लड़ रहा है यहाँ? माधव सभी के तरफ देखकर अपना सलाइवा गटकते हुए कहता है, नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं लड़ रहा है। कहकर माधव ऋतिक को देखता है जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। ऋतिक अनोखी के प्लेट में खाना सर्व करते हुए प्यार से कहता है, बटरफ्लाई, छोड़ो उसे, तुम अपना खाना खाओ क्योंकि कल से तुम 5 का कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। मैंने तुम 5 का एडमिशन दिल्ली के एजुकेशन पॉइंट यूनिवर्सिटी में करा दिया है। अनोखी, माधव और सांझ अपने लॉ की पढ़ाई करोगे। श्लोक और नंदिनी उसी कॉलेज में अपने स्टडीज पूरी करेंगे। ऋतिक की बात सुनकर श्लोक और माधव एक साथ हंसने लगते हैं। वहीं नंदिनी, सांझ और अनोखी का मुंह खुला का खुला रह गया था। अनोखी हल्काते हुए कहती है, क्या कहा आपने? दिल्ली की एजुकेशन पॉइंट यूनिवर्सिटी। ऋतिक मुस्कुरा के अनोखी के गाल को छूते हुए कहता है, यस, वही यूनिवर्सिटी जहां से तुम लॉ पढ़ना चाहती थी। अब तुम अपना लास्ट ईयर वहीं से पूरा करोगी। श्लोक हैरान होते हुए कहता है, पर वहां की फीस तो बहुत ज्यादा है, 1 साल की फीस करोड़ों में है। ये यूनिवर्सिटी दुनिया के 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है। ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, ये यूनिवर्सिटी मेरी है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ऋतिक की बात सुनकर तो अब 5 का सर ही घूमने लगता है। माधव मन ही मन कहता है, ये जबरदस्ती के जीजू कुछ ज्यादा ही अमीर है। कुछ देर बाद ऋतिक अनोखी के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था। ऋतिक सोफे पर बैठा हुआ था, अपने हाथ में लैपटॉप पकड़े चोर नजरों से अनोखी को देख रहा था, जो बेड पर हेड ड्रेस से टिक कर बैठी अपने हाथ में बुक पकड़े पेन को अपने होठों के बीच दबाए कुछ सोच रही थी। इस वक्त ऋतिक को अनोखी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी नजर बार बार अनोखी के होठों पर जा रही थी। ऋतिक गहरी सांस लेकर लैपटॉप सामने के कॉफी टेबल पर रखकर अनोखी के पास बेड पर जाकर बैठ जाता है। ऋतिक को अपने पास महसूस करके अनोखी हड़बड़ाकर बुक साइड में रखते हुए कहती है, मिस्टर रावण कुमार। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी का हाथ पकड़कर खींच के उसे अपने गोद में बिठा लेता है। ऋतिक के हरकत पर अनोखी की आंख बड़ी बड़ी हो जाती है। अनोखी ऋतिक के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धक्का देते हुए बच्चों की तरह कहती है, या तो आपके दिमाग का पेच ढीला है, या फिर तो आप हमें बच्ची समझ रहे हैं। आप क्यों बार बार हमें अपने गोद में बिठा लेते हैं, कभी भी अपने गोद में उठा लेते हैं। ऋतिक अनोखी में चेहरे की तरफ झुकते हुए प्यारी से आवाज में कहता है, क्योंकि मुझे मेरी बटरफ्लाई बहुत बहुत प्यार आता है। मैंने शादी के दिन ही कहा था ना कि मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा, तो बस वो ही कर रहा हूं। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी बार बार अपनी पलकें झपकाकर मासूमियत से कहती है, एक बात पूछूं ना आपसे? ऋतिक अनोखी का सर अपने सीने में छुपाकर उसे हक करते हुए कहता है, एक नहीं 100 बातें पूछो। अनोखी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, आपने हमसे शादी क्यों की? मतलब हम देख नहीं सकते, कोई काम खुद नहीं कर सकते, हम ज्यादा सुंदर भी नहीं है, फिर क्यों की आपने हमसे शादी? हम आपके लायक नहीं है? अनोखी की बात सुनकर ऋतिक अनोखी का चेहरा थाम कर बहुत प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है। बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर किस करके कहता है, किसन कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो? किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम मेरे लोए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जिसे मैं दीवानों की तरह चाहता हुए मेरे लिए तुम दुनिया की बेस्ट लड़की हो। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ बटरफ्लाई। मैं तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही अपने बाहों में समा कर रखूंगा। और रही बात देख ना पाने की, तो आई प्रॉमिस बहुत जल्द तुम सब कुछ देख पाओगी। मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारे आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा। ऋतिक की बात पर अनोखी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं कराना कोई ऑपरेशन, और ना ही मुझे ये दुनिया देखनी है। कहकर वो उदास होकर ऋतिक के सीने पर अपना सर रख देती है। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक को थोड़ी हैरानी होती है, पर वो उसे छुपाते हुए कहता है, वैसे कल तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे होगा। नीमा और रीमा साई की तरह तुम्हारे साथ रहेंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अनोखी बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहती है, हमारा फोन तो अहमदाबाद में है। ऋतिक मुस्कुराकर साइड टेबल से एक बड़ा सा बॉक्स उठाकर अनोखी को देते हुए कहता है, ओपन इट।
अनोखी अपने हाथ से टटोलकर बॉक्स खोलते हुए कहती है, क्या है इसमें? ऋतिक अनोखी के कमर को पकड़ते हुए कहता है, खुद देख लो। अनोखी एक्साइटमेंट से बॉक्स खोलते हुए कहती है, हम देखेंगे नहीं महसूस करेंगे, कहकर अनोखी बॉक्स खोल देती है। अनोखी बॉक्स में रखे चिज को उठाते हुए कहती है, फोन। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुम्हारा न्यू फोन, इसमें सबके नो सेव है। अनोखी फोन ऋतिक को देते हुए कहती है, ऐसा लग रहा है ये फोन बहुत महंगा है, हम इसे नहीं ले सकते। ऋतिक अनोखी के फोरहेड पर किस करके कहता है, बिल्कुल महंगा नहीं है। अनोखी चिका अपना माथा रब करते हुए कहती है, दूर रहिए हमसे और ये बताइए कितने का है ये फोन। ऋतिक अनोखी को बाहों में भर के बेड पर लेटते हुए कहता है, ज्यादा नहीं, बस 50 लाख। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी झटके से बेड पर उठकर बेड पर बैठते हुए कहती है, क्या कहा आपने, कितने का है? ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, बस करो बटरफ्लाई, तुम्हारे हस्बैंड के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है, सो जाओ अब। अनोखी ऋतिक के सीने से अपना सर बाहर निकालते हुए धीरे से कहती है, सॉरी पर हम ये फोन नहीं रख सकते। हम अक्सर अपना फोन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या फिर खो देते हैं। अगर हमसे इतना महंगा फोन खो गया तो? ऋतिक अनोखी को अपने बाहों में कसते हुए कहता है, तो दूसरा आ जाएगा, तुम बिंदास्त होकर अपना फोन खो सकती हो। अनोखी ऋतिक के पकड़कर छूटने के लिए कसमसाते हुए कहती है, आपकी सारी सैलरी फोन खरीदने में ही चली गई तो आप पर कर्जा हो जाएगा। ऋतिक हंसते हुए कहता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? सच में तुम जैसा एक ही पीस बनाया है भगवान ने इस दुनिया में, और मैं बहुत लकी हूं कि मैं उस पीस का पति हूं, कहकर ऋतिक अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, कैसे अजीब आदमी के साथ शादी हो गई हमारी, हड़बड़ाते हुए वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह 5 पांडव अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी थे। इस वक्त सभी हॉल में बैठे हुए थे। अनोखी ऋतिक के साथ बैठी हुई थी। श्लोक, कार्तिक और माधव एक साथ बैठे हुए थे। वहीं सांझ और नंदिनी एक दूसरे को मुंह बिगाड़कर घुरे जा रही थी। आज सुबह ही दोनों का जबरदस्त झगड़ा जो हुआ था। श्लोक एक आह भर के नंदिनी और सांझ को घुते हुए कहता है, आह, ये तो हद हो गई भाई, अब इतनी भी क्या नाराजगी बात कर लो एक दूसरे से। नंदिनी और सांझ एक दूसरे को देखकर अपना मुंह बना के दूसरी तरफ कर लेती है। माधव हंसते हुए कहता है, रहने दे छोटे शेर, ये दोनों जंगली बिल्लियां एक दूसरे के साथ झगड़ा करें या एक दूसरे के बाल नोचे, हम इस बार इनके बीच नहीं पड़ेंगे। श्लोक हंसते हुए कहता है, सही कहा तुमने, वैसे भी हम जब भी इन दोनों जंगली बिल्लियों का झगड़ा सॉल्व करने जाते हैं ये दोनों हमें ही काटने को दौड़ती है। श्लोक की बात पर सब हंसने लगते हैं सिवाय ऋतिक के। ऋतिक श्लोक को घुते हुए मान से कहता है, मान इन सबको सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। माधव यस सर कहकर खड़े होकर अपना गला साफ करके कहता है, आप 5 आज से कॉलेज जा रहे हैं इसलिए आप सभी को कुछ रूल्स बताने हैं, कहकर मान आगे कहता है, रूल नंबर 1, आप 5 को देर रात तक पैलेस से बाहर रहने की इजाजत नहीं है। शाम के 7 बजे से पहले सभी पैलेस में मौजूद होने चाहिए। रूल नंबर 2, सर को बिना बताए कोई कहीं नहीं जा सकता। अगर किसी को भी कहीं जाना हो तो वो सबसे पहले सर को इन्फॉर्म करेगा और बॉडीगार्ड्स के साथ ही बाहर जाएगा। मान आगे कहता है, आगे के रूल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। श्लोक नाराज होते हुए कहता है, ये क्या बात हुई, शाम को जल्दी घर आओ, बाहर जाने के लिए परमिशन लो और साथ में इन मुश्तंडों को भी लेकर जाओ, कहकर श्लोक अजीब अजीब मुंह बनाने लगता है। कार्तिक ऋतिक को घुते हुए कहता है, ये तू हिल्टर की तरह बिहेव करना कब बंद करेगा? इनकी कॉलेज लाइफ है, अगर ये अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ऋतिक अपनी गुस्से भरी नजर कार्तिक पर डालते हुए गुस्से में कहता है, मैं कोई हिटलर नहीं हूं और ना ही अहमदाबाद है, ये सब मेरी वाइफ के सेफ्टी के लिए है। मुझे पता है अगर ये 4 लोग कहीं जाएंगे तो मेरी वाइफ भी उनके साथ होगी। वैसे भी मैं इन्हें अपनी लाइफ एंजॉय करने से नहीं रोक रहा हूं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं दिन में। माधव सोफे पर से खड़ा होते हुए कहता है, मिस्टर अरोरा, आपको नहीं लगता आप हमें 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं? हम सब मैच्योर है और अपना ख्याल रख सकते हैं। माधव की बात सुनकर ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, जरा अपनी हरकतें याद कर लो, पता चल जाएगा कि 5 साल का बच्चा भी तुम लोगों से ज्यादा समझदार होता है। ऋतिक की बात सुनकर माधव का मुंह बन जाता है। ऋतिक अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, नो मोर डिस्कशंस, बात यही खत्म, कहकर ऋतिक सोफे पर बैठी अनोखी का हाथ पकड़कर उसे उठाता और अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। ऋतिक अनोखी को लेकर अपने काम में बैठ जाता है। वहीं माधव, श्लोक, सांझ, नंदिनी, मान के साथ दूसरे कार से निकलते हैं। रीना और नीमा अपनी बाइक्स लेकर ऋतिक के का के पीछे थी। कुछ देर बाद
ऋतिक की कार एजुकेशन पॉइंट यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचती है। ऋतिक अनोखी के फोरहेड पर किस करके कहता है, बटरफ्लाई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। अनोखी अपना माथा रब करते हुए कहती है, आप मुझसे दूर रहा कीजिए। ऋतिक मुस्कुराकर अनोखी के गाल खींचते हुए कहता है, ये मेरे बस में नहीं है बटरफ्लाई। अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या हम जाए? ऋतिक अनोखी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, हाँ जाओ। अनोखी कार का दूर खोलकर बाहर आ जाती है। कार के बाहर पहले से ही नीमा और रीमा अनोखी के कार से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अनोखी के बाहर जाते ही ऋतिक की कार वहां से चली जाती है। अनोखी को देखकर नीमा और रीमा सर झुकाकर बड़े आदर से कहती है, मैम हमें अंदर चलना चाहिए। अनोखी परेशान होते हुए कहती है, वो चारों नहीं आए अभी तक। नीमा टाइम देखते हुए कहती है, मैम वो बस आ ही रहे हैं। कहते ही उनके सामने एक दूसरी कार आकर रुकती है। कार में से श्लोक, माधव, नंदिनी और सांझ उतरते हैं, जिनका मुंह इस वक्त हैरानी से खुला हुआ था। श्लोक हैरानी से कहता है, ये कॉलेज है या किसी राजा का राजमहल? माधव बेसुधी में ही कहता है, यार सच में मिस्टर अरोरा का कॉलेज लाजवाब है। अनोखी माधव और श्लोक पर नाराज होते हुए कहती है, बस करो और चलो। कहकर अनोखी आगे बढ़ जाती है। नीमा जल्दी से आगे आकर अनोखी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, लेट्स गो मैम। अनोखी हैरान होते हुए कहती है, नीमा आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़िए हमारा हाथ। नीमा घबराते हुए कहती है, सॉरी मैम, पर सर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि आपका हाथ पकड़कर ही आपके साथ चलना है, तब तक जब तक आप यहाँ सब कुछ समझ नहीं लेती। नीमा की बात सुनकर उनके पीछे चल रहे नंदिनी अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, यार जीजू कितना ख्याल रख रहे हैं हमारी अनु का। सच में अनु बहुत ज्यादा लकी है। कहते हुए वो सभी कॉलेज के अंदर जा रहे थे। अनोखी, माधव और सांझ अपने लॉ के कॉलेज के बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, वहीं श्लोक और नंदिनी अपने एमबीए कॉलेज के बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। माधव सबसे पहले क्लास में जाता है। उसके क्लास में जाते ही लड़कियों की नजर उस पर ठहर जाती है। माधव के बाद सांझ अनोखी का हाथ पकड़कर क्लास में एंटर करती है। अनोखी के आने के बाद नीमा और रीमा भी अपने खतरनाक ऑरा में क्लास के अंदर आती हैं। भले ही दोनों अनोखी के साथ स्वीट बिहेव करते थे, पर दोनों एक नो की खूंखार शेरनियां। नीमा और रीमा अनोखी के पीछे आकर अपने दोनों हाथ सीने से बांधे खड़े हो जाते हैं। सांझ अनोखी के कानों की तरफ झुककर धीरे से कहती है, अनु इस वक्त पूरी क्लास बस तुझे ही देख रही है। अनोखी परेशान होते हुए कहती है, क्या बात कर रही हो तुम? स्टापलस हमारे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है ना? सांझ मुस्कुराते हुए कहती है, इडियट, सभी लोग तुझे नीमा और रीमा के वजह से घूर रहे हैं। अनोखी गहरी सांस लेकर कहती है, अच्छा तो हम आज ही उस रावण कुमार से बात करेंगे। रीमा और नीमा के बारे में दोनों की बात चल ही रही थी, तभी क्लास में आधे उम्र के प्रोफेसर आते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करने को होते हैं। तभी उस लेक्चरर का ध्यान नीमा और रीमा पर पड़ता है। लेक्चरर रीमा और नीमा को घुते हुए कहता है, तुम दोनों बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? नीमा एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, हम आपके स्टूडेंट्स नहीं है, बॉडीगार्ड्स है, इसलिए आप हम पर ध्यान मत दीजिए, अपनी क्लास शुरू कीजिए। लेक्चरर घूर के नीमा को देखते हुए कहता है, तुम दोनों किसकी बॉडीगार्ड्स हो? आई डोंट केयर। या तो दोनों इस क्लास से बाहर जाओ या फिर यहाँ चुपचाप बैठो। नीमा रीमा के कान में धीरे से कहती है, यार ये टकलू प्रोफेसर तो बहुत खड़ूस है। रीमा अपने कमर में फंसाई हुई गन निकालते हुए थोड़ा गुस्से में कहती है, अभी इस टकले को सबक सिखाती हूँ। कहकर रीमा लेक्चरर पर गन पॉइंट करती है। गन देखकर लेक्चरर की हवाइयां ही उड़ जाती है। यही हाल बाकी स्टूडेंट्स माधव और सांझ का भी था। रीमा डेविल स्माइल करते हुए रोबदार आवाज में कहती है, टकले अभी तो अपना लेक्चर स्टार्ट कर, वरना मैं तुझे शूट कर दूंगी। सांझ डरते हुए अनोखी के कान में कहती है, यार अनु, ये रीमा तो बहुत चालू चीज निकली, इसने प्रोफेसर पर बंदूक तान दी है। सांझ की बात सुनकर अनोखी डरते हुए अपनी जगह से खड़े होकर कहती है, रीमा ये क्या हरकत है? जल्दी से गन अंदर रखो। रीमा गन वापस अपने कमर में फंसाते हुए कोमल आवाज में कहती है, यस मैम। रीमा गुस्से में प्रोफेसर को घुते हुए कहती है, अब लेक्चर शुरू होगा ना? लेक्चरर अपने रुमाल से पसीना पोंछते हुए हाँ में अपना सर हिलाकर क्लास शुरू कर देता है। अरोरा इंडस्ट्रीज में ऋतिक एक छोटी सी मुस्कान लिए अपने कैबिन के अंदर एंटर करता है, जहां पहले से ही कार्तिक उसका इंतजार कर रहा था। अपने कैबिन में कार्तिक को देखकर ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके अपने चेयर पर बैठते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? कार्तिक गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, साले तू शादी करने अहमदाबाद पहुंच गया और मुझे बताया तक नहीं। ऋतिक टेबल पर रखी एक फाइल उठाकर पढ़ते हुए कहता है, अब पता चल गया ना? कार्तिक गुस्से में अपनी नाक फुलाते हुए कहता है, देखना जब मैं शादी करूंगा तो तुझे नहीं बताऊंगा।
कार्तिक की बात पर ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हें लगता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ेगा? कार्तिक नाराजगी जताते हुए कहता है, भाई तुझे मेरी क्या ही फिक्र होगी, अब तो तेरी शादी हो गई है ना। कार्तिक की बात से एक दुख झलक रहा था जिसे ऋतिक ने भाप लिया था। ऋतिक फाइल बंद करके कार्तिक को घुते हुए उसकी के अंदाज में कहता है, साले तुझसे तर्क नहीं पड़ेगा तो किससे पड़ेगा? वैसे भी तू मेरा दोस्त है, कम भाई ज्यादा है, इसलिए अब ये नाटक बंद कर और अपना काम कर, आज हमें पैलेस थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा। ऋतिक की बात सुनकर कार्तिक की आंखों में चमक आ जाती है। कार्तिक खुश होते हुए कहता है, आई लव यू ब्रो, पर आज घर क्यों जाना है जल्दी? ऋतिक कार्तिक को घुते हुए कहता है, क्योंकि आज अरोरा फैमिली वापस आ रही है अपनी बहू से मिलने। कार्तिक खुशी से खड़े होते हुए कहता है, मतलब सब आ रहे हैं? ऋतिक हाँ में अपना सर हिलाता है। शाम के वक्त कॉलेज में अनोखी, सांझ और माधव क्लासेस खत्म करके बाहर कॉलेज के बड़े से ग्राउंड में आ जाते हैं। अनोखी रीमा पर नाराज होते हुए कहती है, रीमा आपने सुबह जो किया वो सही नहीं था, आपको ऐसे सर पर बंदूक नहीं ताननी चाहिए थी। रीमा अपना सर झुकाकर कहती है, ठीक है मैम, आगे से ध्यान रखूंगी। सांझ हंसते हुए कहती है, रीमा तुमने जो किया ना वो बिल्कुल सही किया था, वो टकलू कितना खड़ूस है। माधव मुस्कुराते हुए कहता है, रीमा तो आज किसी भी एंगल से लड़की नहीं लग रही थी। माधव की बात सुनकर रीमा अपनी आंखें छोटी करके माधव को घुते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं लड़की नहीं हूं? और अगर मैं लड़की नहीं हूं तो फिर कौन हूं मैं? रीना की बात सुनकर माधव की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। माधव अपने दोनों हाथ नामे हिलाकर कहता है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, मेरा मतलब था कि तुम बिल्कुल एक गुंडी लग रही थी। रीना अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं गुंडी हूं? माधव एक बार फिर नामे अपना सर हिलाते हुए कहता है, मतलब तुम जंगली बिल्ली लग रही थी। इस बार रीना माधव के तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, मतलब मैं जंगली बिल्ली हूं? इस बार माधव नामे अपना सर हिलाकर एक कदम पीछे जाते हुए कहता है, अरे मेरी माँ तो खूंखार शेरनी लग रही थी, अब खुश? इस बार फाइनली रीना खुश होकर कहती है, अब ठीक है। माधव गहरी सांस लेकर मन ही मन कहता है, खूंखार शेरनी नहीं, झगड़ालू बंदरिया हो तुम। माधव के इतना कहते ही श्लोक पीछे से आकर माधव के कंधे पर मारते हुए कहता है, साले किसे मन ही मन गालियां दे रहा है? श्लोक को देख जर माधव अपने दांत किटकिटाते हुए कहता है, सच कहा है किसी ने, दोस्त बड़े ही कमीने होते हैं, साले अपने दोस्त को मरवाने का एक मौका नहीं देते, कहकर माधव अपनी गुस्से भरी नजर श्लोक पर डालता है। नंदिनी अनोखी के पास जाकर कहती है, अनु कैसा रहा तेरा आज की फर्स्ट क्लास? सांझ हंसते हुए नंदिनी और श्लोक को सब बता देती है। श्लोक पेट पकड़कर हंसते हुए कहता है, तो रीना दी ने उस टकले खडूस स को अच्छा डराया। श्लोक को मुंह से खुद के लिए दी सुनकर रीना श्लोक को एक छोटी सी मुस्कान पास कर देती है। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद चार रो पैलेस के लिए निकल जाते हैं। अनोखी, रीना और नीमा अभी भी कॉलेज में ही थे, क्योंकि अनोखी को लेने खुद ऋतिक आने वाला था। कुछ पल बाद ऋतिक भी कॉलेज पहुंच जाता है। नीमा अनोखी का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज से बाहर ले आती है। अनोखी को बाहर आते देख ऋतिक जल्दी से कार से बाहर आता है और अनोखी के पास आकर उसे टाइट हग कर लेता है। अनोखी ऋतिक के बाहों में कसमसाते हुए कहती है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? पब्लिक प्लेस पर ऐसी हरकतें करते हुए छोड़िए हमें। ऋतिक अनोखी के बालों में अपना चेहरा घुसाते हुए कहता है, अपने बीवी को प्यार करने के लिए शर्म कैसी बटरफ्लाई? कहकर ऋतिक अनोखी से अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम के उसके फोरहेड पर किस करता है। अनोखी चिढ़ कर अपना माथा रब करने लगती है। ऋतिक अनोखी के हरकत पर मुस्कुरा देता है। ऋतिक को मुस्कुराता देखकर नीमा और रीमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आज तक उन्होंने कभी भी ऋतिक को मुस्कुराते नहीं देखा था। ऋतिक अनोखी के लिए का दूर खोलता है। अनोखी अपने लाल चेहरे के साथ का के अंदर बैठ जाती है। ऋतिक जल्दी से दूसरी साइड आकर का में बैठ जाता है। दोनों के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। अनोखी अपने साइड दरवाजे से चिपक कर बैठी थी। ऋतिक अनोखी को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, ये लड़की मुझसे ऐसे दूर भगती है जैसे मैं कैटस हूं, मुझ में कांटे लगे हैं। कहकर ऋतिक अनोखी के साइड सरक जाता है। ऋतिक को अपने बगल में महसूस करके अनोखी हड़बड़ाते हुए कहती है, आप यहाँ हमारे पास क्या कर रहे हैं? थोड़ा दूर होकर बैठिए ना। ऋतिक अनोखी की बात को अनदेखा करके झट से उसे खिंचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अनोखी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। अनोखी ऋतिक के गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें अपने गोद में क्यों बिठा लिया? कहकर अनोखी ऋतिक के गोद में कसमसाने लगती है।
ऋतिक अनोखी के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहता है, बटरफ्लाई में थक गया हूँ, प्लीज थोड़ा रेस्ट कर लेने दो, तुम्हारे मेरे पास रहने पर मेरे दिल को सुकून मिलता है। ऋतिक की थकी हुई आवाज सुनकर अनोखी शांत हो जाती है। कुछ देर बाद का पैलेस पहुंचती है। ऋतिक और अनोखी कार से नीचे उतरकर पैलेस के अंदर चले जाते हैं। पैलेस में सभी नौकर भाग दौड़ करके काम कर रहे थे। जो महसूस होते हैं, अनोखी ऋतिक का हाथ हिलाते हुए कहती है, आज कोई फंक्शन है क्या, सब इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं। ऋतिक अनोखी को अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहता है, आज तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं वाइफी। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनोखी हकलाते हुए कहती है, ससुराल वाले मतलब। ऋतिक अनोखी को कमरे में लाते हुए कहता है, हमारी फैमिली आ रही है तुमसे मिलने के लिए। अनोखी बेड पर जाकर बैठ जाती है। वो इस वक्त काफी परेशान लग रही थी। ऋतिक अनोखी के पास आकर बेड पर बैठते हुए कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बटरफ्लाई में तुम्हारे साथ हूं। ऋतिक की बात पर अनोखी कुछ रिएक्ट नहीं करती। ऋतिक अनोखी को साइड हग करते हुए कहता है, वो सब तुम्हें बहुत प्यारा करेंगे। अनोखी हिचकते हुए धीरे से कहती है, कौन कौन है आपके फैमिली में। ऋतिक मुस्कुराते हुए अनोखी के बालों को सहलाते हुए कहता है, दादू दादी मॉम डैड, 2 भाई और 1 सिस्टर है। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वाह, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना। ऋतिक अपनी दोनों आईब्रोज उचकाते हुए पूछता है, मतलब। अनोखी ऋतिक से अलग होकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, अब की इतनी बड़ी फैमिली है इसलिए आपको अच्छा लगता होगा ना सबके साथ रहने में। ऋतिक अनोखी के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, वो यहाँ नहीं रहते, पर हाँ, आज से वो यही रहने आ रहे हैं। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी बेड पर से खड़े होते हुए कहती है, ठीक है, हम फ्रेश हो जाते हैं। कहते हुए अनोखी वार्डरूम में तरफ चली जाती है। जाते हुए अनोखी को देखकर ऋतिक गहरी सांस लेकर कहता है, आज तुम्हें तुम्हारा पूरा परिवार मिल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है मेरी फैमिली तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी मानेगी। कहकर ऋतिक बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद अनोखी डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहने, आंखों में काजल लगाकर, हाथों में ग्रीन कलर के बैंगल्स, पैरों में पायल पहन, मांग में लाल सिंदूर लगाकर, माथे पर लाल रंग की बिंदी और गले में मंगलसूत्र पहने तैयार थी। अनोखी धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी उसके कानों में ऋतिक की आवाज पड़ती है जो कह रहा था, वहीं रुक जाओ बटरफ्लाई। ऋतिक की आवाज सुनकर अनोखी के चलते कदम रुक जाते हैं। अनोखी गहरी सांस लेकर कहती है, ये रावण कुमार भी ना हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, गोंद की तरह चिपके रहते हैं हमसे। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक मुस्कुरा कर अनोखी के पास आकर उसे अपने गोद में उठाते हुए कहता है, आज मेरी बीवी बहुत प्यारी लग रही है। कहते हुए ऋतिक कमरे से बाहर अपने कदम बढ़ा देता है। अनोखी मुंह बनाकर ऋतिक के गले में बाहें डालकर कहती, जब से आप हमें यहाँ लेकर आए हैं तब से हमें 5 साल बच्चे वाली फीलिंग आ रही है। हमेशा हमें गोद में उठा लेते हैं। ऋतिक हंसते हुए कहता है, तो अच्छा है ना, तुम फिर से अपना बचपन मेरी गोद में जी लो। अनोखी उदास होते हुए कहती है, हमें अपना बचपन फिर से जीने की कोई इच्छा नहीं है, हमें फिर से वो सब कुछ याद नहीं करना। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक उसके चेहरे को देखते हुए प्यार से कहता है, जो बीत गया है उसे याद करके दुखी मत हो, तुम्हें उदास होते हुए नहीं देख सकता मैं। अब तक दोनों हॉल में पहुंच चुके थे। ऋतिक अनोखी को सोफे पर बिठाकर खुद भी उसके साइड में आकर बैठ जाता है। ऋतिक अनोखी के हाथ पर हाथ रखकर कुछ कहने को होता है, तभी श्लोक अनोखी के दूसरे साइड में आकर बैठते हुए कहता है, दी आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हो। अनोखी मुस्कुराकर श्लोक के गाल पर हाथ रखकर कहती है, वो छोड़ो छोटे शेर, बताओ आज का तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था कॉलेज का। श्लोक हंसते हुए अनोखी के गले लगकर कहता है, दी एकदम फर्स्ट क्लास था, बड़ा मजा आया। अनोखी मुस्कुराकर श्लोक की पीठ रब करते हुए कहती है, मेरा छोटा शेर तो बहुत खुश लग रहा है। श्लोक हंसते हुए कहता है, हाँ दी आज मैं बहुत खुश हूँ। श्लोक आगे ऋतिक की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, दी मैं जानता हूँ आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती हो, प्लीज एक बार मेरे कहो ना। अनोखी श्लोक का चेहरा पकड़कर उसके फोरहेड पर किस करके कहती है, तू तो हमारा लाडला भाई है, हमारे जिंदगी में हमने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है, अब ठीक है। श्लोक अपनी आईब्रोज उचकाकर अनोखी की तरफ इशारा करके डेविल स्माइल करते हुए ऋतिक को इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, मेरी दी तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी, वो मेरी दी है। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके श्लोक को घुते हुए मन ही मन कहता है, मेरा साला तो बहुत बड़ा कमीना है, कैसे मुझे ऋतिक अरोरा को चिढ़ा रहा है, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। वहीं दोनों जीजा साले की कोल्ड वॉर से अनजान अनोखी मुस्कुरा रही थी।
ऋतिक श्लोक से कुछ कहता उसके पहले ही गाड़ियों के रुकने की आवाज उन तक आती है। ऋतिक समझ जाता है कि सभी लोग आ गए हैं। ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहता है, अब मेरे बीवी को अकेला छोड़ दो साले साहब, अब वो मेरी फैमिली से मिलेगी। श्लोक मुंह बनाते हुए कहता है, इतना पॉसेसिव होना अच्छा नहीं होता जबरदस्ती के जीजाजी। ऋतिक इरिटेट होते हुए कहता है, क्या तुम जीजाजी के आगे जबरदस्ती के लगाना बंद करोगे? श्लोक घूर के ऋतिक को घुते हुए कहता है, जब मेरी दी कहेगी तब हट जाएगा, तब तक कोई चांस नहीं है, कहकर वो अपने दोनों हाथ सीने से बांधकर खड़ा हो जाता है। ऋतिक श्लोक को घूर के देखता है जैसे उसे अपनी नजरों से ही जलाकर भस्म कर देगा। वो कुछ बोलने को होता है, तभी मेन डॉ सिद्धार्थ अंदर आता है। सिद्धार्थ को देखकर ऋतिक के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपने डैड को देख रहा था। ऋतिक को देखकर सिद्धार्थ खुश होते हुए कहता है, कैसा है मेरा शेर? ऋतिक सिद्धार्थ के गले लगकर कहता है, गुड डैड, आप कैसे हैं? पीछे से रेनू आते हुए कहती है, कैसे थे से क्या मतलब है, तुम्हारा बेटा जैसे थे वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं आया है इनके अंदर? ऋतिक रेनू के गले लगकर कहता है, आई मिस यू मॉम। रेनू ऋतिक से अलग होकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, आई मिस यू टू बेटा, पर सारी बातें छोड़ो और ये बताओ मेरी बहू कहाँ है? कहते ही उसकी नज़र श्लोक के साइड में खड़ी अनोखी पर जाती है। रेनू अनोखी को देखकर उसके पास जाकर उसके दोनों हाथ पकड़कर कहती है, कैसे हो बेटा तुम? अपने पास रेनू को महसूस करके अनोखी अपना सर झुकाकर धीरे से कहती है, हम ठीक है आंटी जी। रेनू अनोखी के गले लगते हुए कहती है, अरे बेटा, मैं तुम्हारे पति की माँ हूँ, इस नाते में तुम्हारी भी माँ हुई, इसलिए तुम मुझे मॉम कहकर बुला सकती हो। रेनू की बात सुनकर अनोखी को हैरानी होती है, क्योंकि उसे लगता था कि ऋतिक की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर यह तो उल्टा हो गया था। अनोखी को हैरान देखकर रेनू उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, इतनी हैरान क्यों हो गई? शायद यही सोच करके मैं स्टार प्लस के टिपिकल सास की तरह बिहेव करूंगी। रेनू का इतना कहना था कि सांझ सीढ़ियों से भागकर आती है और रेनू से कहती है, आंटी मतलब आप भी स्टार प्लस देखती है ना? रेनू मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, मैं मेरे मॉम के साथ बैठकर सास बहुत के झगड़े देखती है, क्यों उनकी रियलिटी में तो हम कभी झगड़ते ही नहीं, इसलिए नाटक का झगड़ा देखकर काम चला लेते हैं। कहकर रेनू हंसने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, पर उसमें भी अलग ही मजा है ना रेनू। ये है ऋतिक की दादी अंबिका अरोरा। अंबिका अनोखी के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहती है, कैसी है मेरी पोता बहू? अनोखी मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, हम ठीक है दादी जी। अंबिका अनोखी को गले लगाते हुए कहती है, बिल्कुल चांद जैसी हो तुम, बेहद सुंदर। पीछे से राहुल अरोरा ऋतिक के दादाजी अंदर आते हुए सख्ती से कहते हैं, अगर तुम्हारा मिलना हो गया हो तो जरा हम भी मिल ले अपनी पोता बहू से। उनकी आवाज सुनकर ही चकोर डरने लगती है। राहुल चकोर के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहते हैं, कैसी हो बेटा, मेरे सन की पोते ने तुम्हें परेशान रो नहीं किया ना? राहुल का प्यार भरा स्पर्श पाकर अनोखी नम आंखों से ना में अपना सर हिला देती है। राहुल अनोखी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आज तक हमारे 4 पोते पोतियां थी, पर आज से हमारी 5 पोते पोतियां है। हम तुम्हारे शादी की रिसेप्शन पार्टी बहुत धूमधाम से करेंगे। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, आज मुझे मेरे बेटे की पसंद पर नाज हो रहा है, सच में मेरे लिए तो ये मेरी दूसरी बेटी है। कहकर सिद्धार्थ अपने जेब से 2000 के नोटों की गड्डी निकालकर अनोखी के सर से घुमा कर नौकर को देते हुए कहता है, बांट लो इसे तुम सब। नौकर खुश होकर हाँ में अपना सर हिला देता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।